अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट की थी थ्योरी ऑफ मॉड्यूल्स 8th सेमेस्टर की। तो हमने इसका टोर्शन एलिमेंट से पहले सारे पेजेस कर लिए थे सर ताहिर महमूद के नोट्स से। अब हम करेंगे टोर्शन एलिमेंट से लेकर आगे वाले टॉपिक, ठीक है। तो टोर्शन एलिमेंट क्या होता है किसी मॉड्यूल में। लेट एम बी एन आर मॉड्यूल देन एन एलिमेंट, उसका एक एलिमेंट जो है स्मॉल एम बिलोंग टू दैट मॉड्यूल इज सेड टू बी अ टोर्शन एलिमेंट ऑफ एम इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग टू रिंग सच दैट रिंग का ऐसा एलिमेंट जिसको इसके रिंग के एलिमेंट को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे एम के साथ तो वो ज़ीरो आ जाए। यानी कि आर जो है ख़ुद ज़ीरो नहीं है, रिंग का एलिमेंट जो है आर ख़ुद ज़ीरो नहीं है, लेकिन अगर वो आर को एम के साथ मल्टीप्लाई करके यानी मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लेफ़्ट साइड से तो वो उस मॉड्यूल की एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तब हम इसको टोर्शन एलिमेंट कहेंगे। ये इस एम को इस मॉड्यूल का टोर्शन एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। ये थी टोर्शन एलिमेंट की डेफिनेशन। आगे टोर्शन मॉड्यूल क्या होता है। टोर्शन एलिमेंट तो हमने पढ़ लिया कि एक रिंग का नॉन ज़ीरो एलिमेंट लें और मॉड्यूल का एलिमेंट लें और रिंग को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा कर अगर उस मॉड्यूल की एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो फिर एम जो उस मॉड्यूल का एलिमेंट है वो टोर्शन एलिमेंट होगा। अब टोर्शन मॉड्यूल किसे कहेंगे, बहुत आसान है। इफ़ एन आर मॉड्यूल एम इज़ कॉल्ड टोर्शन मॉड्यूल, अगर उसके सारे एलिमेंट जो हैं टोर्शन हो, ठीक है। यानी कि फॉर ऑल एम बिलोंग टू एम, तो उनके लिए अप्लाई करें ये कंडीशन, तो फिर हम कहेंगे कि ये सारे का सारा मॉड्यूल ही टोर्शन है। यानी कि जिसके अगर सारे एलिमेंट्स टोर्शन हो गए तो फिर वो टोर्शन मॉड्यूल कहलाएगा। इफ़ एम इज़ टोर्शन मॉड्यूल देन फॉर एवरी एलिमेंट एम बिलोंग टू एम देयर एग्जिस्ट आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो सच दैट, ठीक है। एवरी एलिमेंट कह लो या फॉर ऑल कह लो, एक ही बात है। अब क्या है टोर्शन फ्री एलिमेंट। पहला हमने पढ़ा है टोर्शन एलिमेंट और फिर टोर्शन मॉड्यूल। अब टोर्शन फ्री एलिमेंट और टोर्शन फ्री मॉड्यूल पढ़ते हैं। ये दोनों आपस में उलट हैं, ये इसका उलट है और ये इसका उलट है, ठीक है। टोर्शन फ्री एलिमेंट क्या है। एन एलिमेंट एम बिलोंग टू एम इज़ कॉल्ड टोर्शन फ्री एलिमेंट ऑफ एम इफ़ एम इज़ नॉट टोर्शन एलिमेंट ऑफ एम। यानी कि अगर इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करें तो वो उसका मतलब ये होगा एन एलिमेंट एम बिलोंग टू एम इज़ कॉल्ड टोर्शन फ्री एलिमेंट ऑफ एम इफ़ एंड ओनली इफ़ आर एम इक्वल टू अगर ज़ीरो आया है तो वो आर ज़ीरो होगा, ठीक है। फिर हम एम को उसका टोर्शन फ्री एलिमेंट कहेंगे। यहाँ पे था कि नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए तो वो टोर्शन होगा, और अगर वो नॉन ज़ीरो नहीं है, अगर वो खुद ज़ीरो है तब वो टोर्शन फ्री एलिमेंट होगा। इसी तरह किसी मॉड्यूल के अंदर सारे एलिमेंट अगर टोर्शन फ्री हों तो उसे टोर्शन फ्री मॉड्यूल कहेंगे। नोट इन आर मॉड्यूल ज़ीरो इज़ ऑलवेज टोर्शन एलिमेंट अनलेस आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब हमने डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, अब थ्योरम की तरफ चलते हैं, जो कि टोर्शन एलिमेंट से भी टोर्शन के जो हैं थ्योरम ये भी आते हैं पेपर में, डेफिनेशन भी आई हुई हैं। तो क्या है, एवरी वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ अ टोर्शन फ्री एफ मॉड्यूल, ठीक है। तो हम इसे सपोज करते हैं, प्रूव करते हैं। सपोज ऑन कंट्रेरी दैट वी एफ इज़ अ टोर्शन एफ मॉड्यूल, हम इसे कहते हैं कि ये टोर्शन एफ मॉड्यूल है। लेट वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो बी अ टोर्शन एलिमेंट ऑफ वी, तो फिर अगर ये उसका टोर्शन एलिमेंट है तो फिर आर हम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेंगे एफ़ में से, क्योंकि यहाँ पे रिंग जो है वो फील्ड एफ़ की बन रही है तो वहाँ से एलिमेंट लेंगे। सच दैट आर को वी से मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि हमने इसे सपोज किया है ये टोर्शन है, ठीक है। आगे एज आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग टू एफ एंड एफ इज़ अ फील्ड, सो आर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो नॉन ज़ीरो है तो फिर फील्ड में भी बिलोंग कर रहा है तो वो फील्ड में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है दस आर इंटू वी इक्वल टू ज़ीरो, हम दोनों तरफ फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके इन्वर्स को, ठीक है।
तो यहाँ से आर से कैंसिल हो जाएगा, वी ज़ीरो आ जाएगा। वी अगर ज़ीरो आ गया तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि हमने तो वी नॉन ज़ीरो लिया था, विच इज़ कंट्राडिक्शन कि हमने वी नॉन ज़ीरो लिया था। एंड अवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग दैट वी एफ इज़ टोर्शन एफ मॉड्यूल, थस वी ऑफ एफ इज़ टोर्शन फ्री मॉड्यूल प्रूव हो गया। ठीक है, अब अगला थ्योरम है, ये है, थोड़ा सा लेंथी है, देखते हैं। लेट एम बी एन आर मॉड्यूल ओवर एन इंटेग्रल डोमेन आर। ठीक है, अब क्या करते हैं, एन टी इज़ द सेट ऑफ ऑल टोर्शन एलिमेंट ऑफ एम। टी जो है सेट ऑफ ऑल टोर्शन एलिमेंट ऑफ एम है, देन टी इज़ सब मॉड्यूल ऑफ एम एंड कोशेंट मॉड्यूल इज़ टोर्शन फ्री। पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं, क्या उन्होंने कहा है। लेट एम बी एन आर मॉड्यूल ओवर एन इंटेग्रल डोमेन आर। ये एक एम जो है आर मॉड्यूल है और आर इसमें क्या है, इंटेग्रल डोमेन है। ठीक है, एंड टी इज सेट ऑफ ऑल टोर्शन एलिमेंट ऑफ एम। टी जो है, जो एम के जितने भी टोर्शन एलिमेंट हैं वो हमने सेट एक बनाया है टी, उसके अंदर सारे एलिमेंट रख लिए जो कि टोर्शन है। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट टी इज़ सब मॉड्यूल ऑफ एम। दो चीज़ें प्रूव करनी है, एक तो हमने ये प्रूव करना है कि टी जो है उसका सब मॉड्यूल है एम का, जितने भी टोर्शन एलिमेंट का सेट है वो उस मॉड्यूल का सब मॉड्यूल होगा। एंड कोशेंट मॉड्यूल क्या होगा, जो उसका कोशेंट मॉड्यूल बनेगा वो टोर्शन फ्री होगा। ठीक है, ये हमने साबित करना है, तो प्रूफ करते हैं। M is an R module and T is set of all torsion element of M। तो T को हम ऐसे सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं ऑब्वियसली, जैसे उन्होंने डिफ़ाइन किया स्टेटमेंट के अंदर। M इज़ बिलोंग टू M R M, क्योंकि ये टोर्शन एलिमेंट है तो R नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, विच इज़ अ सबसेट ऑफ M। ये तो ज़ाहिर है क्योंकि ये सबसेट है, T जो है सबसेट है M का। अब क्लियरली R नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ज़ीरो बिलोंग करता है T से, विच मीन्स R ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर भी ज़ीरो आएगा, सो T इज़ नॉट एम्प्टी सेट। ठीक है, अब हम सब मॉड्यूल की दो वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, सपोज M1 M2 बिलोंग टू T, देन देयर एग्जिस्ट R नॉट 1 एंड R नॉट 2 बिलोंग टू R सच दैट। टोर्शन की डेफिनेशन के मुताबिक R1 इंटू M1 करने से भी ज़ीरो आएगा, R2 इंटू M2 भी करने से ज़ीरो आएगा। तो फिर कंसीडर करते हैं R1 इंटू R2 इंटू M1 माइनस M2। तो ये अंदर वो जो है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगेगी। फिर ये जो है ये चीज़ क्या बनेगा, यहाँ से हम एसोसिएटिव लॉ होल्ड करा सकते हैं। R1 RM को अलग कर लेंगे, R2 को अलग, इसी तरह इधर R1 को अलग करेंगे, R2 M2 को अलग करेंगे। इसकी जगह भी ज़ीरो आ जाएगा, इसकी जगह भी ज़ीरो, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो आ गया। तो ये जो है M1 माइनस M2, ये तो एक रिंग का ही एलिमेंट बन रहा है, रिंग के एलिमेंट के साथ जो कि नॉन ज़ीरो भी है, क्योंकि R1 भी नॉन ज़ीरो है, R2 भी नॉन ज़ीरो है, दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो उनके साथ मल्टीप्लाई होकर M1 माइनस M2 मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आ रहा है। इट मीन्स कि ये नॉन ज़ीरो है और इनके साथ प्रोडक्ट करने से ज़ीरो आ रहा है। तो ये जो M1 माइनस M2 ये उसके टोर्शन सेट में चला जाएगा, ये उसका टोर्शन एलिमेंट बन जाएगा ना, तो इसलिए ये M1 माइनस M2 T को बिलोंग कर गया। अब दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन होल्ड कर गई, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। लेट R बिलोंग टू R एंड M बिलोंग टू T, देन फॉर S नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग टू R, S इंटू M करने से ज़ीरो मिल रहा है, तो S इंटू RM करें तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, RS को ऐसे फिर यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो वो SM बन जाएगा, SM की जगह ज़ीरो आ गया और ये ज़ीरो आ गया, तो S जो है जो कि नॉन ज़ीरो था RM से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, ज़ीरो बन गया, तो RM इसके टोर्शन में चला जाएगा, R इंटू एम इसके टोर्शन में चला जाएगा, तो दूसरी कंडीशन भी प्रूव होगी। तो हमने हाफ थ्योरम प्रूव कर लिया है कि T उसका सब मॉड्यूल, ये प्रूव हो गया है। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है टोर्शन फ्री
किसको प्रूव करना है टोर्शन फ्री? जो क्वेश्चन मॉड्यूल है, जो इससे क्वेश्चन मॉड्यूल बनता है। नाउ वी वांट टू शो दैट एमटी इज़ अ टोर्शन फ्री मॉड्यूल। तो करते हैं, इसे साबित कैसे है ये टोर्शन फ्री। इसे भी कंट्रेरी सपोज करते हैं। सपोज ऑन कंट्रेरी दैट एमटी इज़ नॉट टोर्शन फ्री मॉड्यूल। अगर वो टोर्शन फ्री नहीं है देन लेट एम प्लस टी। ज़ाहिर है क्वेश्चन के एलिमेंट इसी टाइप के होते हैं, ऊपर वाले का एलिमेंट लिखते हैं और नीचे वाले को प्लस जनरली लिख देते हैं। सच दैट एम प्लस टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो प्लस टी, क्योंकि उसके एलिमेंट में प्लस टी भी आना है, विच इज़ टी बी टोर्शन एलिमेंट ऑफ एम टी। ये टोर्शन एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑन कंट्रेरी सपोज किया है कि इट इज़ नॉट टोर्शन फ्री। अगर वो टोर्शन फ्री नहीं तो वो टोर्शन होगा, और अगर वो टोर्शन है तो उसके अंदर एक एलिमेंट हम नॉन ज़ीरो लेंगे। ठीक है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एम टी देन देयर एग्जिस्ट आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो सच दैट, इसको उस पर अप्लाई करने से ज़ीरो आ रहा है, लेकिन इसका ज़ीरो है वो ज़ीरो प्लस टी होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मॉड्यूल है। क्वेश्चन मॉड्यूल में ज़ीरो जो है वो ज़ीरो एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो प्लस नीचे वाला जो क्वेश्चन के नीचे होता है ना, वो साथ में जनरली लिखा जाता है, तो वो टी लिखा गया। तो ये इसका मतलब यही है कि ये ज़ीरो है। तो आर एम प्लस टी इक्वल टू टी आ रहा है। इट मीन्स कि आर एम जो है टी में बिलोंग करता है। मैंने पहले भी आपको बहुत बार ये समझाई है बात। ठीक है, तो आर एम जो है वो टी का एलिमेंट है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ टी इज टोर्शन एलिमेंट सो फार सम एस नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग टू आर। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं आर एम के साथ, तो ये ज़ीरो होगा क्योंकि उसका अंदर सारे टोर्शन एलिमेंट हैं। ठीक है, तो एस और आर को आपस में इंटरचेंज ना भी करें तो ये जो है ये अलग हो जाएगा, और ये जो है आर का एलिमेंट अलग से बन जाएगा। आर का एलिमेंट बनेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर एम ये आ रहा है, तो एम इज़ टोर्शन एलिमेंट ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है, एम इसका टोर्शन एलिमेंट आ जाएगा। अब क्या है, एम बिलोंग टू टी, एम जो है वो टोर्शन एलिमेंट में चला जाएगा। सो एम प्लस टी इक्वल टू टी आ गया। ठीक है, ज़ाहिर है अगर एम टी को बिलोंग करता है इट मीन्स कि एम प्लस टी इक्वल टू टी। ठीक है, विच इज़ कंट्राडिक्शन दैट, हमने तो ये सपोज किया है कि एम प्लस टी इज़ नॉट इक्वल टू टी है। ये यहाँ पे हमने यहाँ पे यही कंसीडर किया है, क्योंकि वो उसका टोर्शन एलिमेंट है तो वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो लेकिन ये नॉन ज़ीरो नहीं हो रहा, ये तो ज़ीरो बन गया है। एम प्लस टी ये तो डायरेक्ट ज़ीरो बन गया, विच इज़ कंट्राडिक्शन दैट, सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। तो एम ओवर टी जो कि क्वेश्चन मॉड्यूल है ये टोर्शन फ्री मॉड्यूल होगा। अब फ्री मॉड्यूल की डेफिनेशन आ गई है। फ्री मॉड्यूल क्या है, उन्होंने कहा लेट एम बी एन आर मॉड्यूल एंड एक्स एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एम, देन एक्स जनरेट्स एम फ्रीली इफ एंड ओनली इफ। एम एक मॉड्यूल है और एक्स उसका सबसेट है, देन एक्स जनरेट्स एम फ्रीली इफ एंड ओनली इफ। दो कंडीशन है, एक्स जनरेट एम एज एन आर मॉड्यूल। ठीक है, एक्स उसको जनरेट करेगा एज एन आर मॉड्यूल। एवरी मैपिंग फ्रॉम एक्स इन टू, किधर लिखा है, दूसरा पॉइंट है एवरी मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स इन टू एन आर मॉड्यूल एन। एफ से एफ एक मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू एन, कैन बी एक्सटेंडेड इन टू द एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एम इन टू एन। इन टू साथ में यूज़ हुआ है। ठीक है, यानी कि दैट इज़ फॉर, इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो ये बात है, फॉर एनी आर मॉड्यूल एन एंड मैपिंग एफ एक्स बिलोंग एक्स फ्रॉम एक्स टू एन देयर एग्जिस्ट मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जी फ्रॉम एम टू एन सच दैट एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जहाँ पे बराबर आ जाएंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। अब इसको डायग्राम से भी समझते हैं, अगले पेज पे डायग्राम बनी हुई है। ये है एम और एन दो मॉड्यूल हैं, एक मैपिंग एफ डिफाइन हो रही है, एक मैपिंग जी डिफाइन हो रही है। ठीक है, एन के एलिमेंट स्मॉल एन टाइप के हैं,
और इसके एलिमेंट एक्स टाइप के हैं, और एम के अंदर एक सबसेट एक्स भी है जैसे कि हमने ऊपर कहा हुआ है, और उस एक्स के एलिमेंट जो हैं वो स्मॉल एक्स टाइप के हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ज़ाहिर है अब आप डायग्राम से भी देखेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी कि एफ़ जो है एक्स पर अप्लाई हो रहा है और एन आ रहा है। ठीक है, एफ़ जो है एक्स पर अप्लाई होकर एन आ रहा है, इसी तरह जी भी एक्स पर अप्लाई होकर एन दे रहा है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन फॉर एक्स बिलोंग टू एक्स एंड एन बिलोंग टू एन, फॉर एक्स बिलोंग टू एक्स विच इज़ अ सबसेट ऑफ एम एंड एन बिलोंग टू एन। सो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में दोनों एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर होंगे फॉर ऑल एक्स। बाकियों की बात नहीं कर रहा मैं, जो ये सबसेट है इसकी सिर्फ बात कर रहा हूँ। ये जो सबसेट है ना अंदर दिया गया एक्स, इसके जितने भी एलिमेंट है ना, इसके जितने भी एलिमेंट है ना, उन पर अगर एफ़ अप्लाई करें या जी अप्लाई करें, बदले में हमें एन का एन ही मिलेगा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। वो वाले एलिमेंट्स जो कैपिटल एक्स से बिलोंग करते हैं, अगर तो ये वाले एलिमेंट्स ले लिए यानी कि बाहर वाले, तो उसका हम नहीं कुछ कह सकते, सिर्फ ये जो अंदर वाला सबसेट है उसके लिए ये बराबर हैं, ये कहा हुआ है। ठीक है, an R module which is generated freely by some subset is called a free module। ये उन्होंने पहले सारा कुछ बताया है, फिर एंड पे उन्होंने डेफिनेशन बताई है कि an R module which is generated freely by some subset, जो कि किसी सबसेट से बन रहा है। ठीक है, which is generated freely by some subset is called free module। ये इस जो सबसेट एक्स है इससे बना हुआ है ये मॉड्यूल, और इसको हम फ्री मॉड्यूल कहेंगे। ठीक है, अब आगे बेसिस आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, वेक्टर स्पेस में भी पढ़ा हुआ है। तो बेसिस क्या होती है? एनी सेट विच जनरेट एन आर मॉड्यूल एम फ्रीली इज कॉल्ड अ बेसिस ऑफ फ्री मॉड्यूल और सम टाइम कॉल्ड अ फ्री बेसिस। क्या है? अ सेट एक्स जिसमें इतने एलिमेंट है इज कॉल्ड बेसिस ऑफ एम इफ एक्स जनरेट एम, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ एम इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ईच एक्स एंड एक्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। वही बेसिस की वही पुरानी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है, दैट इज़ कि ये लीनियर कम्बिनेशन है फॉर ऑल आर आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो बस ये था बेसिस की डेफिनेशन जो हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ चुकी है, हमने वेक्टर स्पेस में भी पढ़ चुके हैं इसे। द एक्सटेंडेड होमोमॉर्फिज्म इन फ्रीली जनरेटेड मॉड्यूल इज़ यूनिक। अब हमने ये प्रूव करना है इसकी यूनिकनेस, तो हम प्रूव करते हैं। लेट एम बी अ फ्री मॉड्यूल जनरेटेड बाय अ सबसेट एक्स, और एक्स के एलिमेंट हैं, के तक के एलिमेंट हैं, और जो है वो एम का सबसेट है ऑब्वियसली, एंड एफ इज़ फ्राम एक्स टू एन बी अ मैपिंग वेयर एन बी एन आर मॉड्यूल, देन बाय डेफिनेशन ऑफ फ्री मॉड्यूल, हमने अभी फ्री मॉड्यूल को डेफिनेशन पढ़ी है, देयर एग्जिस्ट एन एक्सटेंडेड होमोमॉर्फिज्म फाई फ्राम एम टू एन सच दैट कि जहाँ पे इन दोनों की मैपिंग बराबर आएगी, इस सबसेट के तहत इनकी मैपिंग आपस में बराबर आएगी। फाई ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स आई फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग टू एक्स। ठीक है, विच इज़ अ सबसेट ऑफ एम। यही हमने फ्री मॉड्यूल की डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, टू शो दैट एक्सटेंडेड होमोमॉर्फिज्म फाई एम एन इज़ यूनिक। हम जब भी यूनिकनेस चेक करते हैं उसके लिए हम दो डिफरेंट केसेस लेते हैं और वो बाद में सेम आ जाते हैं, तो हम करते हैं इससे प्रूफ। सपोज देयर एग्जिस्ट अनदर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म साई एम से एन। ठीक है, एक तो फाई एम से एन है और एक हम कोई और मैपिंग डिफाइन करते हैं साई एम से एन, सच दैट साई का एफ ऑफ एक्स के साथ वो बराबर आ रहा है, ऊपर फाई का आ रहा है नीचे साई का आ रहा है। अगर हम इन दोनों को आपस में इक्वल साबित कर देंगे तो हमारी यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, चले देखते हैं। वी वांट टू शो दैट फाई इक्वल लिखा है, या तो इक्वल लिखा है या आइसोमॉर्फिक लिखा है।
यानी कि ये दोनों बराबर हैं, यहाँ आइसोमॉर्फिक हैं। टू प्रूव इट्स यूनिक, इसको यूनिक साबित करने के लिए हम मैपिंग जो है आपस में मेरे ख्याल से वो होती हैं आइसोमॉर्फिक होती हैं, तो इसको आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। देखते हैं क्या करते हैं। कहाँ आ गया, सपोज m बिलोंग टू m देन x जनरेटेड m सो फार आर आई बिलोंग टू r एंड एक्स आई बिलोंग टू x फॉर जो है x की वैल्यू i की वैल्यू 1 से k तक होगी। ठीक है, m जो है क्योंकि वो उसका एलिमेंट है तो वो लीनियर कम्बिनेशन टाइप में लिखा जाएगा। तो कंसीडर फाई ऑफ m, दोनों पर फाई अप्लाई करें। तो इस तरफ ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फाई जो है आर पर नहीं सिर्फ एक्स एक्स पर अप्लाई होगा। ठीक है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। और इसके बाद जितने भी फाई हैं वो एफ ऑफ एक्स में चेंज हो जाएंगे। और एफ ऑफ एक्स में चेंज होने के बाद इसके तहत यहाँ से पहले एफ ऑफ एक्स फाई से एफ में चले गए, अब यहाँ से एफ से साई में चले जाएंगे। सारे के सारे अब साई में चले गए, साई से लेफ़्ट पे कॉमन ले लिया, अब सारे का सारा साई बन गया, साई ऑफ एम बन गया। तो फाई ऑफ एम इक्वल टू साई ऑफ एम आ गया। ये दोनों इक्वल हो गए, इट मीन्स कि ये इक्वालिटी ऑफ मैपिंग आ गई। एक्सटेंडिंग होमोमॉर्फिज्म इन फ्रीली जनरेटेड बाय मॉड्यूल इज़ यूनिक। बस यही हमने साबित करना था और हमने इसकी यूनिकनेस को प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अगला थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ऊपर मेंशन भी है कौन कौन से बीएस के पेपर में भी आया है और इससे पहले बीएससी में भी आता था। ये सारा मेंशन है बीएससी का, और ये जो पेन से लिखा गया है ये सारे का सारा बीएस में आया हुआ है। तो क्या है, एवरी फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल इज़ द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ फ्री आर मॉड्यूल। तो इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। एवरी फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल, फाइनाइटली जनरेटेड का भी आपको पता होना चाहिए, जो कि किसी आर के साथ एम के साथ मल्टीप्लाई करने से वो जनरेट हो रहा होता है, इज़ द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ फ्री आर मॉड्यूल। इसमें फाइनाइटली जनरेटेड और फ्री आर मॉड्यूल दोनों की डेफिनेशन यूज़ होगी और होमोमॉर्फिक इमेज का भी कंसेप्ट यूज़ होगा। तो प्रूफ हम करते हैं। लेट एम बी एन एफ जी, यानी कि फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल जनरेटेड बाय अ सेट एक्स, क्योंकि वो किसी सेट से जनरेट होता है। ठीक है, फाइनाइटली जनरेटेड का मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। लेट एफ बी अ फ्री आर मॉड्यूल जनरेटेड बाय अ सेट वाई। अब जो फ्री मॉड्यूल है वो भी किसी सेट से जनरेट होता है, जो कोई हम सबसेट लेते हैं उसके साथ जनरेट होता है फ्री मॉड्यूल। डिफाइन अ मैपिंग वाई से एम तक एफ जो है, अब फ्री मॉड्यूल की वो मैपिंग वाला क्राइटेरिया लगाने लगे हैं। एफ मैपिंग है वाई से एम की तरफ, क्योंकि वाई जो हमने सबसेट लिया है फ्री मॉड्यूल के तहत एम का, तो वाई की एम से पहले मैपिंग होगी। तो फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू एम आई होगा, फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग टू वाई। एफ इज फ्री मॉड्यूल, सो वाई जनरेट्स एफ फ्रीली, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एक्सटेंडेड होमोमॉर्फिज्म फाई जो होगी एफ से एम की तरफ, सच दैट फाई ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू एम आई विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई। ये यूनिक होगी, अभी हमने पिछले दो थ्योरम्स में प्रूव किया। वी वांट टू शो दैट एम जो है इमेज ऑफ फाई जो है, एम इक्वल आएगा इमेज ऑफ फाई, फाई ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू एफ, यानी कि एफ जो फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल है इज़ द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ फ्री आर मॉड्यूल। इसकी जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी वो इसका क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा। ये हमने प्रूव करना है। तो देखते हैं, वी वांट टू शो दैट दिस वन, तो करते हैं इसे प्रूव। लेट एम बिलोंग टू एम देन एक्स जनरेट एम, सो ये एक्स जनरेट कर रहा है बिकॉज ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड, नॉट बिकॉज ऑफ फ्री मॉड्यूल। एक्स का कंसेप्ट यहाँ पे फ्री मॉड्यूल नहीं बल्कि फाइनाइटली जनरेटेड का कंसेप्ट से यूज़ हो रहा है। जो वाई है वो एज अ फ्री मॉड्यूल काम कर रहा है। ठीक है, एक्स जनरेटेड एम, सो देयर एग्जिस्ट एम इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें भी फाइनाइटली जनरेटेड में लीनियर कम्बिनेशन यूज़ होता है कि आर और एम टाइप होता है,
शायद आर और एक्स टाइप होता है और वो जो एम को जनरेट करता है। इस तरह का था फाइनाइटली जनरेटेड का कंसेप्ट, ठीक है। तो वो ये होगा, आर एम होता है ना आर एक्स टाइप, तो उसमें जो ये हैं आर के एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो उनका लिहाज से लीनियर कम्बिनेशन होगा। और एम जो है एक्स के एलिमेंट होंगे, तो हाँ वो आर एक्स टाइप से ही जनरेट करके पूरा एम बनाता है। इसे कहते हैं फाइनाइटली जनरेटेड, ठीक है। तो ये फाइनाइटली जनरेटेड का भी कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। एम ये आ गया। सपोज एक्स बिलोंग टू एफ देन एक्स इज़ जनरेटेड बाय वाई, ठीक है। अगर हम इसे एफ से लें तो फिर हम ये कहेंगे कि ये एक्स इज़ जनरेटेड बाय वाई, क्योंकि ये फ्री मॉड्यूल का अब कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो एक्स जो है आर टाइम्स एक्स होगा, ये अब फ्री मॉड्यूल की डेफिनेशन के मुताबिक है, आर बिलोंग टू आर एंड एक्स बिलोंग टू वाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, कंसीडर फाई ऑफ एक्स। तो दोनों तरफ फाई अप्लाई किया, फाई जो है समेशन पर नहीं बल्कि अंदर अप्लाई होगा, अंदर भी आर पर नहीं, जब एक्स पर अप्लाई होगा, और एक्स पर अप्लाई होने के बाद ये एम आ गया और ये पूरे का पूरा स्मॉल एम बन गया, ठीक है। अब फाई एक्स बराबर आ गया एम के, फाई एक्स आ गया बराबर एम के। इट मीन्स एक्स बिलोंग टू एफ है, दैन एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू इमेज ऑफ एफ। ज़ाहिर है उस पर फाई अप्लाई करने से एम आ रहा है, तो वो फिर उसकी इमेज बन गया, ठीक है। इमेज ऑफ फाई इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एफ एंड एफ फाई ऑफ एक्स बिलोंग टू एम, क्योंकि वो उसकी इमेजेस हैं। मैपिंग के तहत ही हमें पता चल रहा है कि उसकी इमेज है। एज फाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एम बिलोंग टू एम, ठीक है। तो फाई ऑफ एफ जो है वो सबसेट हो गया इसका। नाउ इफ़ एम बिलोंग टू एम देन एम इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, ये तो ऑब्वियसली इसके इक्वल होगा फाई ऑफ एक्स के, विच इज़ अ सबसेट ऑफ फाई ऑफ एक्स। सो एम इज़ आल्सो सबसेट ऑफ फाई ऑफ एफ, फाई ऑफ एफ, यस। और अब इसको और इसको कंबाइन करें तो एम इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एफ आ गया। तो हैंस फाइनाइटली जनरेटेड जो मॉड्यूल था वो होमोमॉर्फिक इमेज बनाएगा किसकी, फ्री मॉड्यूल की। यही हमने प्रूव करना था। काफ़ी इम्पोर्टेंट और इजी थ्योरम था, तो इसे आप कर लेना अच्छे से, पेपर में काफ़ी दफ़ा आता है। अब ये वाला लास्ट टॉपिक अभी करते हैं, तो फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट। ये तो काफ़ी पुरानी डेफिनेशन हमने की हुई हैं। अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन आर मॉड्यूल इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होगा जब इसका लीनियर कम्बिनेशन करेंगे और इसके जो कांस्टेंट हैं वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे। कोएफिशिएंट जितने भी हैं, कांस्टेंट जो स्केलर्स लिए हैं, वो सारे के सारे अगर ज़ीरो होंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और अगर इनमें से कोई भी एक ऐसा मिल जाए जो कि वो स्केलर खुद ज़ीरो ना हो, कोई एक भी मिल जाए, फॉर सम एट लीस्ट वन, कोई भी एक नॉन ज़ीरो मिल जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो आगे यही पुरानी बातें, ये सारा पुराना कंसेप्ट है। आगे ये लिखे हुए रिमार्क्स पढ़ लें, वैसे आपने पहले भी पढ़े होंगे। एवरी सबसेट ऑफ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट का सबसेट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होता है। ज़ाहिर है कि अगर फ़र्ज़ करो 10 टर्म्स हैं और 10 टर्म्स के सारे कोफिशेंट ही ज़ीरो हैं, तो अगर आप उसमें से 5 टर्म्स भी निकालें तो उनके कोफिशेंट वो ज़ीरो ही होंगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का कोई सबसेट हो तो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। दूसरी बात क्या कही है उन्होंने, सबसेट ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट में और में नॉट भी लीनियरली डिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये उन्होंने क्या कहा है, फ़र्ज़ करो मैं अब आपको मिसाल ऐसी देता हूँ कि एक सेट है जिसमें कितनी टर्म है, 8 टर्म्स हैं, और उसमें लास्ट वाली 3 टर्म जो हैं उनके कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। अब मैं इसके 2 सबसेट लेता हूँ। एक सबसेट ऐसा लेता हूँ जिसमें इसकी सिर्फ पहले वाली 5 टर्म आएंगी, तो पहले वाली 5 टर्म के जो हैं स्केलर्स वो ज़ीरो ज़ीरो हैं, तो वो फिर ऐसा केस बनेगा कि वो लीनियरली, इसका सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसका सबसेट एक ऐसा लूँ जिसमें पहली 4 टर्म आ जाए और लास्ट वाली एक टर्म आ जाए, लास्ट वाली एक टर्म क्या थी, जो कि नॉन ज़ीरो है, जिसका स्केलर नॉन ज़ीरो है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो
सबसेट मिलेगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब लीनियरली डिपेंडेंट का सबसेट वो डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी, ठीक है, ये बात है दूसरे पॉइंट की। लेकिन लीनियरली अगर इंडिपेंडेंट का सबसेट लें तो वो 100% लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। तीसरी बात है एवरी लीनियरली डिपेंडेंट सेट कंटेन्स अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। तो ये भी उन्होंने बात ठीक की है कि एवरी लीनियरली डिपेंडेंट सेट कंटेन अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, कि हर लीनियरली जो इंडिपेंडेंट होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है, उसमें कोई ना कोई हमें वही जो पीछे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि उसकी पहली 5 टर्म ले लें तो वो सारी की सारी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अब चौथा पॉइंट है सिंगलटन सेट विद नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ज़ाहिर है अगर वो सिंगलटन सेट है और वो नॉन ज़ीरो है, मैं कहता हूँ वो खाली एक्स है एलिमेंट, तो लेकिन उसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, तो x जो है वो तो नॉन ज़ीरो है, ये हमने कह दिया कि वो सिंगलटन है तो इसलिए वो ज़ीरो नहीं है। तो दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट तभी ज़ीरो होगा जब उन दोनों में से कम एक ज़ीरो होगा। अब x यहाँ पे ज़ीरो नहीं है तो इट मीन्स कि जो स्केलर है वो ज़ीरो होगा, और अगर स्केलर ज़ीरो होगा तो वो 100% ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो यही बात कही है, अगर सिंगलटन सेट विद नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब लास्ट वाली बात क्या है, एन इनफाइनाइट सेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ इट्स एवरी फाइनाइट सबसेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या उन्होंने लास्ट बात कही है, एन इनफाइनाइट सेट, एक अगर इनफाइनाइट सेट है, इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, इफ़ इट्स एवरी फाइनाइट सबसेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर उसके जितने भी, ये उन्होंने बात कही है कि अगर कोई भी हम सेट लेते हैं इनफाइनाइट तो वो उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे अगर उसके हम जितने भी सबसेट ले लें, एवरी फाइनाइट सेट सबसेट, उसके जितने भी सबसेट होंगे वो भी अगर सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए, उसके जितने भी फाइनाइट सबसेट हैं अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए तो वो सेट खुद ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब इधर एक पॉइंट नहीं लिखा, वो मैं आपको आपके नॉलेज में इजाफे के लिए लिख देता हूँ, शायद आपने पहले पढ़ा भी हो। यहाँ पे लिखा था सिंगलेटन सेट विद नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये था नॉन ज़ीरो के लिए। लेकिन अगर मैं कह दूं कि एक सिंगलेटन सेट है खाली ज़ीरो, तो क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ। यानी कि ये ज़ीरो है और ये कोई स्केलर है, स्केलर इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ए अब यहाँ पे ज़ीरो अगर ना हो तो ये तब भी होल्ड करता है, ठीक है, ए अगर यहाँ पे ज़ीरो ना हो तब ये भी ये इक्वेशन होल्ड करती है, यानी कि अगर ए ज़ीरो ना हो ये होल्ड करती है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तब ही होता अगर ए ज़ीरो होता, अदरवाइज़ ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही है। ये इन्होंने पॉइंट नहीं था लिखा, ये मैंने आपको बता दिया कि खाली अगर मतलब कि ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट ज़ीरो है तो उसे हम लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते, वो डिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।